हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम भारतीय समाज के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड टॉपिक सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सामाजिक विधान, इसकी चर्चा करनी है। इसके बाद में हमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, जैसा कि इस सिलेबस में आपको मेंशन किया गया है, हमारा पहला टॉपिक था भारतीय समाज। सेकंड टॉपिक है सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सामाजिक विधान। उसके बाद में है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। उसके बाद में भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा। इसके अलावा घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है इस पूरे सिलेबस के अंतर्गत। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इन कानूनों के अलावा कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया है लेकिन उसे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। उसको भी हम कवर करते चलेंगे, जो भी प्रीवियस टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम अपने सेकंड टॉपिक के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सामाजिक विधान। सबसे पहले सामाजिक विधान या सोशल लेजिस्लेशन क्या है, तो इसको अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझने की कोशिश करें या एग्ज़ाम में लिखने के हिसाब से बिल्कुल कम शब्दों में इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें, तो इसको बस याद रखिएगा कि राज्य द्वारा पारित वे कानून जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हों। राज्य द्वारा पारित वे कानून जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हों, इन्हें हम सामाजिक विधान कहते हैं। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो ये राज्य द्वारा पारित उन कानूनों का संग्रह है जिनका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना और सामाजिक विघटन को रोकना है। विघटन मतलब जो बिखराव है समाज में, तो सामाजिक विघटन को रोकना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा सामाजिक समस्याओं का निवारण करने के लिए, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए और समाज को नियंत्रित रखने के लिए जो कानून है उन्हीं को हम सामाजिक विधान या सोशल लेजिस्लेशन कहते हैं। ये विधान या ये कानून बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है और अगर कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, तो उन्हें दंड का भागी बनना पड़ सकता है। अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें जिसको हम एग्ज़ाम में लिखना चाहें किसी सरकारी संस्था को कोट करते हुए, तो नीति आयोग या योजना आयोग का एक डेफिनेशन था कि प्रचलित कानूनों तथा वर्तमान आवश्यकताओं के बीच दूरी को कम करने वाले विधान को सामाजिक विधान कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पुराने समय से चलते आ रहे कानून हैं, प्रचलित विधान है, तथा वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, ये परंपरागत कानून है और ये वर्तमान की आवश्यकताएं हैं, इन दोनों के बीच दूरी को जो कम करने वाले विधान है या कानून है, इन्हीं को हम सामाजिक विधान या सामाजिक कानून कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है हमारे परीक्षाओं में, कस्टमरी लॉ या प्रथागत विधि, प्रथागत कानून, ये क्या चीज़ है? तो प्रथागत विधि व्यवस्था का वह अलिखित भाग होता है, व्यवस्था या सिस्टम का वह अलिखित भाग होता है। याद रखिएगा कि यह अलिखित भाग है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यह अलिखित है। हमारे सामान्य सभी कानून जो है वो लिखित रूप में होते हैं भारत में, लेकिन प्रथागत विधि नाम में ही स्पष्ट हो रहा है कि यह प्रथा या कस्टम के हिसाब से चलता आ रहा है, हमारी परंपराओं के हिसाब से चलता आ रहा है, इसीलिए ये लिखे नहीं गए हैं। तो प्रथागत विधि व्यवस्था का वह अलिखित भाग है जिसका निर्माण किसी विधानमंडल का मतलब है जो कानून बनाने वाली संस्था है, केंद्र में संसद और राज्यों में विधानमंडल,
तो जिसका निर्माण किसी विधान मंडल द्वारा नहीं किया गया है, परंतु उनका विकास सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं के हिसाब से समय के साथ होता चला गया है। इसमें हम देखते हैं कि कानून के समान बाध्यकारिता होती है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे जो लोकल कस्टम्स हैं, कानून हैं, वो सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति जब तक उन कानूनों का उल्लंघन करने के लिए बहुत कह सकते हैं कि मानसिक रूप से तत्पर ना हो या कठोर ना हो, तब तक ये सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, जैसे कि समाज में बड़ों का सम्मान करना है, ये एक बाध्यकारी कानून भी है, और यूं कहें कि हमारे परवरिश के साथ ये हमारे हैबिट में डेवलप हो जाता है। तो कस्टमरी लॉ या प्रथागत विधि वे विधि हैं जिनको किसी संसद या विधानमंडल के द्वारा तो नहीं बनाया गया है, लेकिन समाज में प्रथाओं या परंपराओं के रूप में इनका विकास होता चला गया है, और इनकी बाध्यकारिता लगभग वैसे ही है जैसे कि संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों की होती है। ठीक है, तो कस्टमरी लॉ के ऊपर 2 नंबर पे एक प्रश्न पूछा गया था कि इसको समझाइए कि कस्टमरी लॉ या प्रथागत विधि क्या होता है। अब नेक्स्ट है सामाजिक विधान या सामाजिक कानून के उद्देश्य क्या हैं। सामाजिक विधान के उद्देश्य, सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा। अगर समाज में कोई कानून ना हो जिसको मानने की बाध्यता ना हो, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से बिहेव करने लगेगा, अपना व्यवहार करने लगेगा, और हर व्यक्ति क्योंकि अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, इसीलिए समाज में सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, समाज में सुरक्षा। उसके बाद में समाज, कुछ ऐसी घटनाएं हैं समाज में जिसका कि एक लंबे व्यवहार के अध्ययन के बाद में पूर्वानुमान किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 5 वर्ष की आयु में कैसा बर्ताव करेगा, 10 वर्ष की आयु में कैसा बर्ताव करेगा, इसी प्रकार से वह अपनी आयु के बढ़ते क्रम में किस प्रकार का व्यवहार रखेगा, इसका पूर्वानुमान कोई सामान्य सा व्यक्ति, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति तो आराम से कर सकता है कि कोई 18-20 वाला व्यक्ति, 18-20 की आयु वाला व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करेगा, 30-35 की आयु वाला व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करेगा, 60 से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। तो सामाजिक विधान का उद्देश्य क्या है, इन सभी घटनाओं का पूर्वानुमान रखना और उसके हिसाब से फिर उन सभी पर कोई पाबंदी कसना। ठीक है, जिससे कि समाज का जो ताना बाना है वो ठीक से बना रहे। इसके अलावा सामाजिक विघटन को रोकना। सामाजिक विघटन कहने का मतलब है कि जो समाज में एक कह सकते हैं कि 2 वर्गों के बीच, चाहे वो आयु को लेकर को, आयु के हिसाब से हो, लिंग के हिसाब से हो, आर्थिक स्थिति के हिसाब से हो, जो भी एक कह सकते हैं कि गैप क्रिएट होता है 2 वर्गों के बीच, उस गैप को कम करने का उद्देश्य है सामाजिक विधान का। इसके अलावा संरक्षण, जो कमजोर तबके के लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना भी सामाजिक कानूनों या सामाजिक विधान का उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो लोग समाज में एक समाज की मुख्य धारा से बाहर हैं, या यूँ कहें कि वे अपनी कुछ गलतियों की वजह से समाज की मुख्य धारा से कट गए हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाना, उनको सुधारना, यह भी सामाजिक विधान का उद्देश्य है। ठीक, तो 2 नंबर या 4 नंबर का अगर प्रश्न आए तो 2 नंबर वाले में तो सीधा सीधा हमको पॉइंट लिखना पड़ेगा कि ये उद्देश्य हैं, और अगर 4 नंबर वाले में ये प्रश्न आता है तो इसको एक एक लाइन में हम एक्सप्लेन करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में है सामाजिक विधान के प्रकार। तो कोई भी एक जो कानून है उसमें एक जनरल हम ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो 2 प्रकार हमको दिखाई देते हैं। एक तो है परंपरागत कानून या परंपरागत विधि, परंपरागत प्रथाएं, और दूसरा है आधुनिक प्रथाएं या आधुनिक हमारे कानून। ठीक है, तो परंपरागत प्रथाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है नैतिक व्यवस्था। हम अपने बुजुर्गों से जो नैतिक आचरण सीखते हैं उसे ही हम अपने व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, तो परंपरागत प्रकार में सबसे पहला क्या है? नैतिकता। दूसरा है बाध्यता। ये जो भी कानून है या जो भी हमारी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो भी हमारा आचरण है, हम उसको लगभग बाध्यकारी मान करके उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर केस में हम उनका उल्लंघन करते हैं। दूसरा है आधुनिक विधान। तो आधुनिक विधान कौन से हैं या कैसे डेवलप होते हैं? तो आधुनिक विधान के लिए जनरली शोध की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक पद्धतियों से शोध या रिसर्च करके ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह चीज़ या यह व्यवहार या यह कानून समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा या नहीं। दूसरी चीज़ है आवश्यकता। समाज की आवश्यकता के हिसाब से नए कानूनों का निर्माण होता है, जन्म होता है। तीसरी चीज़ है स्वीकार्यता।
समाज का कितना बड़ा हिस्सा किसी कानून को, किसी प्रथा को स्वीकार करता है या उसको रिजेक्ट करता है, यह डिपेंड करता है कि उसको लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो समाज में स्वीकार्यता के हिसाब से भी एक समाज के कानून या सामाजिक विधान डेवलप होते हैं। तीसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ है बाध्यता। कोई कानून अगर बहुत ज़्यादा बाध्यकारी है, इसका मतलब है कि लोग उसका उल्लंघन कम करेंगे और उस कानून के खिलाफ विद्रोह की भावना, जनरली कोई विद्रोही स्वभाव का होगा तभी उस कानून के खिलाफ वह बगावत करेगा। अन्यथा जो सामान्य बुद्धि या उस कानून की उपयोगिता समझने वाला व्यक्ति है तो जनरली उसकी बाध्यता को अपने आचरण में ज़रूर शामिल करेगा। ठीक, तो सामाजिक विधान के प्रकार के अंतर्गत हमने ये देखा कि विधान किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको हम कई प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन हमारी किताबों में या हमारे जो आंसर्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है परंपरागत और आधुनिक आधार पर इसका कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण। परंपरागत आधार पर हमने देखा जो हमारे नैतिक विधान है या ऐसे कानून जिनकी हमारे ऊपर बाध्यता नहीं है, इनको हम परंपरागत कानून के अंतर्गत रखते हैं वर्तमान संदर्भ में। ठीक है, अदरवाइज हम ये देखते हैं कि हमारे व्यवहार में बहुत सारे ऐसे नैतिक आचरण हैं जिनको हमारे परिवार में, समाज में बाध्यकारी माना जाता है, हम जनरली उनका उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक, तो परंपरागत विधान हो गए और दूसरा है आधुनिक विधान जो नए शोध अनुसंधान के द्वारा डेवलप किए जाते हैं या समाज में लागू किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इनकी आवश्यकता क्यों है, सामाजिक विधान की आवश्यकता क्यों है। तो इसके कुछ रीजंस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम देखते चलते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सामाजिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए सभी स्वतंत्र महसूस करें, समाज में सभी को समानता का दर्जा मिले और सभी के पास न्याय को एक्सेस करने का, न्याय प्राप्त करने का एक अधिकार रहना चाहिए, इसीलिए सामाजिक विधान आवश्यक हैं। दूसरा चीज़ है वंचित वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से। भाई अगर कोई समाज में अगर किसी प्रकार का कोई कानून ना हो तो जो वंचित वर्ग हैं, जो जिनका दमन सदियों से होता चला आया है, उनको हम फिर से शायद वह सम्मान, वह दर्जा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कुछ नियम, ऐसे बाध्यकारी नियम होने चाहिए जो कि उन पिछड़े वर्गों का या वंचित वर्गों का संरक्षण कर सकें। नेक्स्ट चीज़ है सामाजिक सुधार के लिए कुछ ऐसे आचरण होते हैं जिनको कि हम समाज में उचित नहीं मानते हैं। उन आचरणों को, उन व्यवहारों को सुधारने के लिए भी सामाजिक कानून या सामाजिक विधानों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सामाजिक अंतर्विरोध और संघर्षों को रोकने के लिए। दो अलग अलग वर्ग हैं समाज में, सभी को अपने अधिकार का संरक्षण का भी अधिकार है और समानता का भी अधिकार है, न्याय प्राप्त करने का भी अधिकार है। लेकिन मान लीजिए दो वर्गों के बीच में अपने अधिकारों और समानता का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में निर्णय किसके हिसाब से होगा? किसी सामाजिक कानून के हिसाब से ही निर्णय होगा। इसका मतलब ये है कि सामाजिक संघर्ष को रोकने के लिए भी सामाजिक विधान की आवश्यकता होती है। अगला है समाज में इच्छानुसार परिवर्तनों को लाने के लिए। समाज का व्यवहार जनरली अपने आसपास के व्यवहार से धीरे धीरे बदलता रहता है। सरकार जिस तरीके की पॉलिसी लेकर के आती है या सरकार जिस प्रकार के व्यवहार को प्रमोट करना चाहती है, लंबे समय तक उसको एडवर्टाइजमेंट करने के बाद में या आजकल सोशल मीडिया या फिर टीवी के माध्यम से उनका प्रचार करने के बाद में लोग धीरे धीरे नए पॉलिसीज़ के संदर्भ में अपना व्यवहार परिवर्तित करने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देखें तो 1 दशक पहले तक बाहर शौच करना बड़ी आम बात होती थी, लेकिन जैसे ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, उसके बाद में शौचालयों का निर्माण होना शुरू हुआ, तो लोगों में एक जागरूकता की भावना आई कि बाहर या खुले में शौच करना एक तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी और दूसरा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छी चीज़ नहीं है, और लोगों ने धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो समाज में या सरकार जिस प्रकार का परिवर्तन करना चाहती है, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार जो परिवर्तन करना चाहती है, उनको लागू करने के लिए भी सामाजिक विधान का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट पॉइंट क्या देखा कि समाज में इच्छानुसार या इच्छानुरूप परिवर्तनों को लाने के लिए ध्यान रखिएगा कि ये परिवर्तन किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं आ रहे हैं,
एक बड़े समूह के इच्छा को ध्यान में रख करके सामाजिक विधान में बदलाव किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सामाजिक विधान, मतलब सोशल चेंजेस के लिए सोशल लेजिस्लेशन किस प्रकार से हेल्पफुल हैं। तो अगर हम देखें कि सामाजिक विधानों या विधान कहने का मतलब है कानून, ठीक है, बहुत सामान्य अर्थों में हम कानूनों को ही विधान कह रहे हैं। सामाजिक विधानों का प्रभाव समाज में बदलाव के रूप में हमको दिखाई देता ही है। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, विधान निर्मित किए गए हैं, जिसके माध्यम से सामाजिक बुराइयां या कुरीतियां कम हुई हैं और उन क्षेत्र विशेष में बदलाव भी देखने को मिला है। जैसे कि सबसे पहला है महिलाओं से संबंधित। पहले महिलाओं में सती प्रथा खूब देखने को मिलता था, लेकिन कुछ समाज सुधारक लोग हुए, उनके प्रयासों से इन कानूनों को सामाजिक व्यवहार को चैलेंज किया गया और इसके नुकसान बताए गए, साथ ही लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों से उनको अवगत कराया गया, उनको अपने अधिकार बताए गए और धीरे धीरे ऐसी कुछ कुरीतियां हैं जिनको कि समाप्त किया गया, जैसे कि सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, विधवा प्रथा हो गया, जिनका विधवाओं का विवाह पुनः विवाह नहीं होता था, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 1856 में। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम लाया गया 1961 में। ये सभी सामाजिक कुरीतियां हैं जिनका लंबे समय तक समाज में विरोध किया ही नहीं गया था। जैसे कि सती प्रथा भी 1829 में समाप्त किया गया राजा राममोहन राय के प्रयासों से। तो हम यूँ देखें कि लगभग आज से 150 साल पहले तक ही अगर हम देखें तो महिलाओं को अपने पति की लाश के साथ में जिंदा जला दिया जाता था। ये किस हद तक मानवीय व्यवहार था, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए तो यह कोई अमानवीय व्यवहार ही कहा जाएगा। तो इसे आज से लगभग हम कह सकते हैं कि 150 साल पहले ही समाप्त किया गया होगा। तो सती प्रथा समाप्त किया गया। कुछ लोगों ने इसके दुष्परिणाम देखे होंगे, मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा होगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाया होगा। तो सती प्रथा समाप्त किया गया 1829 में। फिर विधवा विवाह अधिनियम लाया गया 1856 में। दहेज निषेध अधिनियम लाया गया 1961 में। और इन सभी का संबंध किनसे है? महिलाओं से है। मतलब महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में यह एक सकारात्मक प्रयास साबित हुआ है। उसी प्रकार से बच्चों के लिए, बच्चों का एक लंबे समय तक शोषण होता रहा है और इसी को दूर करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम लाया गया 1986 में। उसी प्रकार से बाल विवाह नामक कुरीति हमारे समाज में बहुत लंबे समय तक विद्यमान थी। इसे दूर करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया। इसी प्रकार से एक और वर्ग है जिसको हम मजदूर वर्ग कहते हैं। मजदूर वर्गों का भी बहुत लंबे समय तक शोषण हुआ ज़मींदारों के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसको समाप्त करने के लिए बंधुआ मजदूर निवारण अधिनियम 1976 लाया गया और साथ ही कारखाना अधिनियम 1948 इस्टेब्लिश किया गया। इसके द्वारा कारखानों में काम करने के लिए मानवीय दशाएं और समय सीमा निर्धारित कर दी गई। साथ ही उचित वेतन और जो भी एक बेहतर लाइफ स्टाइल, एक बेहतर जीवन से संबंधित आवश्यकताएं थी, उन सभी को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया। अगला है वंचित वर्ग। वंचित वर्गों में कई प्रकार के वर्ग हैं, SC, ST, OBC या और जो बहुत पिछड़े जनजाति वर्ग हैं जिनको हम अभी तक SC, ST वर्ग के अंदर हो सकता है क्लासिफाई न कर पाए हों। तो उन सभी को समाज में बचाने के लिए, उनके गरिमा को बचाने के लिए SC, ST एक्ट 1989 स्थापित किया गया और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी इसी 1955 के द्वारा इसको शामिल किया गया इन्हीं वंचित वर्गों के संरक्षण के लिए। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सामाजिक बदलाव के रूप में जो सामाजिक विधान है इनका क्या महत्व रहा है। ठीक है, इन सभी इसका महत्व ये रहा है, बिल्कुल एक लाइन में अगर हम देखें तो इन सभी वर्गों के संरक्षण के लिए, इनके अधिकारों के लिए और मानवोचित दशाएं प्राप्त करने के लिए ये सारे कानून जो हैं वो उपयोगी रहे हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए भी और इन सभी वर्गों का संरक्षण करने के लिए भी। ठीक, इसके बाद में
एक और छोटा सा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है, हालांकि अभी पूछा नहीं गया है, कि सामाजिक विधान के प्रभाव क्या क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रभाव हैं वो सभी वर्गों पे दिखाई देंगे। जिन भी वर्गों से संबंधित कानून बनाए गए हैं उस वर्ग पे उसका प्रभाव तो दिखाई देगा ही, लेकिन कोई एक वर्ग के सशक्त होने से पूरा समाज सशक्त होता है और इसका प्रभाव हमको पूरे समाज पे दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो समाज के सभी वर्गों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसे हम अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि सामाजिक विधान के प्रभाव, सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे और उसके बाद में हम लिखेंगे सबसे पहले महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़े हैं। तो महिलाओं के लिए सती प्रथा कानून लाया गया है। उसके बाद में उनकी स्थिति, कम से कम उन्हें जीवन का अधिकार प्राप्त हुआ है। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 ये अधिकार, मतलब जो जीवन का अधिकार है, वो अब उनसे छीना नहीं जा सकता है। किसी महिला के अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उन्हें जबरन उनकी चिता में धकेला नहीं जाएगा। तो ये तो एक सकारात्मक कदम है, सकारात्मक प्रभाव है। दूसरा चीज़, विधवाओं को पुनर्विवाह करने से रोका नहीं जा सकता है, यह भी एक सकारात्मक कदम है। तो जो जो समस्याएं यहाँ पे हमने देखी हैं, इन्हीं के बारे में आप कुछ एक एक बिंदु सकारात्मक उनके प्रभाव को लिखेंगे तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक विधान के प्रभाव या इसके सकारात्मक प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो जितने भी वर्गों के बारे में हमने अभी पढ़ा है, इन सभी वर्गों के बारे में आप एक एक बिंदु सकारात्मक प्रभाव के रूप में लिखेंगे तो आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने सती के बारे में बताया, विधवा विवाह के बारे में बताया, वैसे ही दहेज निषेध प्रथा का भी दहेज निषेध कानून को भी लागू करने का सकारात्मक प्रभाव हमको दिखाई देता है कि अब माता पिता जो है वो कोई कन्या अगर उनके घर में पैदा होती है तो उनकी हत्या नहीं की जाती। कन्या भ्रूण हत्या लगभग कम हुआ है। इसका एक मुख्य वजह क्या है? दहेज निषेध अधिनियम। ठीक, इसके अलावा सरकार ने भी अपना एक प्रयास क्या किया है कि जो भी लैब हैं जो इस प्रकार के भ्रूण का परीक्षण करते हैं, कोई भ्रूण में कोई कन्या है या एक बालक है, उनका लिंग परीक्षण करते हैं, तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। तो इन सब कानून की वजह से महिलाओं को सुरक्षा मिली है। बाल श्रम निषेध अधिनियम से बच्चों को कोई व्यक्ति खतरनाक कामों में नहीं लगाता है। ठीक है, आप किन्हीं संस्थानों के बारे में के बाहर एक बोर्ड पे मान लो आप किसी होटल में खाना खाने गए तो कई बार हमको वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ देखने को मिलता है कि हमारे संस्थान में कोई भी 14 वर्ष से कम आयु के लोग काम नहीं करते हैं। तो ये क्या है? ये एक सकारात्मक प्रभाव है कि सस्ते मजदूर के चक्कर में वह बच्चों का शोषण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा कानून नहीं होता तो सामान्य सी बात है कि कोई भी वर्ग बहुत कम कीमत पे अगर उनको मजदूर मिल जा रहे हैं बच्चों के रूप में तो ज़रूर वो उनसे काम करवाते। लेकिन अब क्योंकि ऐसे कानून इस प्रकार काम करवाने पर दंड का प्रावधान है, इसीलिए वह छोटे बच्चों से काम करवाना अवॉइड करते हैं। ठीक, इसी प्रकार बाल विवाह अधिनियम का जो प्रावधान था उसके अंतर्गत ये बताया गया कि कोई लड़की अगर 18 वर्ष से कम है और लड़का अगर 21 वर्ष से कम है तो उनका विवाह नहीं होगा। इस आयु के बाद ही उनका विवाह हो सकता है कानूनी रूप से। ठीक, तो इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है या वैज्ञानिक रूप से इसको हम किस प्रकार से पुष्टि करेंगे कि पहली चीज़, महिला या पुरुष दोनों मानसिक रूप से किस आयु में परिपक्व हो रहे हैं अपना परिवार संभालने के लिए। दूसरी चीज़ है शारीरिक रूप से उनकी जो समस्याएं हो सकती हैं छोटे आयु में विवाह करने पर, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए। और नेक्स्ट चीज़ है शिक्षा। बहुत कम आयु में लड़कियों की अगर शिक्षा विवाह कर दिया जाता था तो जनरली वे शिक्षा से वंचित रह जाती थीं। इसीलिए बाल विवाह निषेध अधिनियम इन 2-3 समस्याओं को हल करने में उपयोगी रहा है। इस प्रकार आप सभी के बारे में सकारात्मक प्रभाव लिख सकते हैं और इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सामाजिक विधान के सकारात्मक प्रभाव। तो सभी वर्गों पर हमें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये जो सेकेंड टॉपिक था सामाजिक विधान, इसको भी कंप्लीट किया है। ठीक, और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।